हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बहू का स्वागत है। चलिए आज हम एक नया जो सब्जेक्ट है BHIC जो वीक 131 है हिस्ट्री का, ठीक है, BAG कोर्स का। तो आज हम इसका वीडियो लेके आ रहे हैं। आज से स्टार्ट करने हैं, ठीक है। वीक 131 जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, ठीक है, वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे पहला यूनिट इसका वीक 131 का पहला यूनिट, जिसमें है आपका इकाई 1, ठीक है। इकाई 1 में है प्राचीन भारतीय, ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है, ठीक है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मतलब प्राचीन जो इतिहास जो है हम लोग का पहले का इतिहास, उसका स्रोत क्या है, कैसे हम जान पाते हैं, ठीक है, वो है। चलिए उसको हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। उसी पर आधारित सब है। देखिए इसमें हम कुछ देखते हैं पॉइंट वाइज क्या क्या ज़रूरी है चीज़, ठीक है। हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। देखिए इसमें हम पहले उद्देश्य थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा प्रस्तावना पढ़ लेंगे, ठीक है। और साहित्यिक स्रोत में जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको पूरा इसमें हम बुक पढ़ाया जाएगा तो अब बहुत समय लग जाएगा, साल भर ख़त्म नहीं होगा। तो टॉपिक वाइज जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं उसमें ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। वैदिक सभ्यता, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, महाकाव्य, पुराण, जो संगम साहित्य, जीवन, जो कविता नाटक जो है बहुत, जो थोड़ा सा बौद्ध और जैन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, बौद्ध और जैन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुरातात्विक स्रोत जो है पहले के जो स्रोत जो हैं, सिक्के जो हैं, शिलालेख है, स्मारक है, इनका बहुत ही योगदान है स्रोत के विषय में, ठीक है। तो आज हम लास्ट में हम देखेंगे सारांश, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका उद्देश्य सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देखिएगा पॉइंट वाइज देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उद्देश्य हम क्या क्या पढ़ लेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के पूर्ण निर्माण हेतु विभिन्न प्रकार के जो स्रोत है उनको हम उस पर विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। साहित्यिक स्रोतों के उपयोग, ठीक है, साहित्यिक स्रोतों के उपयोग की जुड़ी समस्याएं क्या है, उसमें किस तरह की समस्याएं पहले आती थी, ठीक है, अब कितनी सुविधा है उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए प्राथमिक या द्वितीय स्रोतों के बीच का अंतर क्या है, पहले का जो स्रोत है अभी प्राथमिक जो है और द्वितीय के बाद में स्रोत है उसमें क्या अंतर है, ठीक है। उसको हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल से, ठीक है। विभिन्न प्रकार के धार्मिक और गैर धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक के लिए उनकी उपयोगिता, ठीक है। और देखिए भारतीय संदर्भ में प्राकृतिक स्रोत साहित्यिक स्रोतों से अधिक विश्वसनीय क्यों है, उसको भी हम देखेंगे। और यहाँ पर लास्ट देखिएगा जो प्रारंभिक भारत में ऐतिहासिक चेतना और भारतीयों में इतिहास की भावना जगाना, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। भावना जगाना या भावना को हम उसको देख के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इतिहास जो है कहानी की तरह नहीं लिखा जाता है, ठीक है। यह विभिन्न स्रोत पर आधारित अतीत का वर्णन है। आज के कई वर्ष के स्रोतों को विभिन्न आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे पुण्यतिथि, ठीक है, निर्माण विधियाँ, कार्बन जो 14 डेटिंग या पर्यावरण अध्ययन, भू वैज्ञानिक अध्ययन आदि पर आधारित है। मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे कहने का मतलब है ये जो हमें इतिहास किस तरह से जुड़ता है, ठीक है। इतिहास क्या है, ठीक है। इतिहास जो हमारे पूरे बीते हुए काल को, जिसको हम जान सकते हैं, जैसे बाबर अकबर लोग का ज़माना जो शहंशाह थे, कैसे हम जान पाए, इसे दिल्ली का गद्दी पर कौन कैसे बैठा कैसे, तो हम उस इतिहास के बारे में जानते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में, हमारे जो 4 पूछ 3 पूछ 2 पूछ के कैसे कैसे वो लोग रहते थे, किस तरह से परिवर्तन हुआ, ठीक है, उसके बारे में हमारे पिताजी बताते हैं, हमारे पिताजी को और उनके पिताजी बताते होंगे, ठीक है। ऐसा ही हम लोग इतिहास जानते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें इम्पोर्टेंट रोल देखिए इसमें क्या कहा गया है। देखिए यहाँ पर जो है निर्धारण विधियाँ, ठीक है। निर्धारण विधियाँ का मतलब देखिए यहाँ पर देखिए पर्यावरण जो है अध्ययन, तो पर्यावरण से लेके पर्यावरण किस तरह क्लाइमेट चेंज हुआ उस तरह पर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है इतिहास को दोहराने के लिए, ठीक है। जैसे भूविज्ञानिक है, ठीक है, भूविज्ञानिक भी बहुत ही जो भूगर्भ जो है, जैसे बोलते हैं भूमि, भूगोल बोलते हैं ना, भूगोल भी उनका हिस्ट्री में बहुत ही योगदान है। भूगोल मतलब धरती, भूगोल, ठीक है, धरती पर ही सब जो चीज़ हुई है, जिससे भूगोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, ये जो है इतिहास आपको बार बार दोहरी आती है, ठीक है। हाँ, समझ गए। जैसे पहले जो होता था, एक एग्जांपल लीजिए, पहला जो होता था पहले कि पहले राजाओं में और प्रांतों में लड़ाई होकर जीत लेते थे, ठीक है। तो वही आज का देखिए, आज के जो ज़माना है, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है कि इलेक्शन के लेकर या कुछ
मतभेद या कुछ गलत फ़ायदा उठाते थे, ठीक है। जैसे जो मंदिर मस्जिद है ना, उस पर भी बहुत सारे होते थे। जैसे अभी देखिए राम मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो राम मंदिर के जो शिलान्यास जो हुआ, हाँ, तो उस पर जो है अभी मुस्लिम लोग पार्टी बोलते हैं वहाँ पे हमारा मस्जिद होना चाहिए, ठीक है। तो उनको लेकर मतभेद अभी भी चल रहा है, जो पहले चलते थे, ठीक है। पहले भी चले हुए हैं, उनसे बाबरी जो मस्जिद बोलते थे ना, उनका पहले भी चले हुए हैं, वही आज फिर वही चाहे वैसे ही कुछ हो रहा है। तो क्या इतिहास क्या हो रहा है, दोहराया जा रहा है, ठीक है। आज जो चल रहा है आज फिर दोबारा दोहराया जाएगी। आज नहीं 15-20 साल 30 साल 100 साल 1.5 साल बाद फिर से आपको इतिहास जो है दोहराई जाएगी, ठीक है। तो इनका जो है भौगोलिक बहुत ही महत्व है, ठीक है। वैज्ञानिक भी साथ साथ हैं, ठीक है। साइंटिस्ट जो हैं तो पहले का जो कैसे पहले के 200-300 वर्ष के साइंटिस्ट कैसे थे, अभी के कैसे हैं, तो उनके बारे में भी हम इतिहास के थ्रू पढ़ पाते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा आप जान लीजिएगा। देखिए ये सभी विभिन्न स्रोतों में सत्यापित एवं संबंधित करने के लिए विज्ञान पर आधारित जो है वैज्ञानिक आधार प्रदान करते हैं, ठीक है। विज्ञान आधार कैसे, देखिए हाल ही में खोजों ने मृतकों की सत्यता के प्रमाणित करने में मदद की है, ठीक है। जो मृतकों जो है पहले के जो है मम्मी जैसे होते थे ना, वैसे जो है खोजा गया है, ठीक है। उदाहरण के लिए प्राचीन शहर द्वारिका जो मामले में यह कहा गया था कि यह महाभारत में वर्णित एक मिथक है। हालांकि हाल ही में पानी के नीचे डूबे हुए अवशेषों की खोज करने के पुरातत्व में डूबे हुए शहरों में अवशेषों का पता लगाया गया है, ठीक है। क्योंकि जो पहले के जो थे पहले के उस समय था, जो पुरातत्व के जो बड़े बड़े खंभे थे रामायण के महाभारत के, तो वो सब क्या है उस स्रोत मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ जैसे खुदाई में मिला, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो खुदाई सब हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे। अभी शुरुआती हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि उस समय क्या हुआ, बहुत अवशेषों का जो पता लगाया गया, ठीक है। जो प्राचीन द्वारिका प्राप्त हुआ, उसी तरह हम इतिहास जान पा रहे हैं कि पहले का कैसा था। और स्रोत जैसे मिल रहा है ना कि ऐसा इस जगह होगा, ऐसा कुछ मिला हुआ है। तो बड़े बड़े इमारत जो हैं ये सब मिले हुए हैं, ठीक है। रथ जो है उनका टुकड़ा उकड़ा सब कुछ मिला हुआ है, तो उनसे ही हम इतिहास पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बगावत जिले में हाल ही में खुदाई किए गए पुरातत्व स्रोतों में सोनावली में एक रथ की खोज महाभारत के पुरातत्व के नए आयाम को सामने लाती है, ठीक है। जो रथ जो है उसकी कुछ जो है मिली हुई है, ठीक है। जो रथ की जो ढांचा जो होती है वो सब, ठीक है। निश्चित रूप से आप जैसे अभी हाल ही में स्रोतों में स्थापित करने के लिए अध्ययन की प्रक्रिया जारी है, ठीक है। इन पर जो है रिसर्च जो है सोच लिया जा रहा है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर महसूस करना महत्वपूर्ण है कि पुरातत्व हमारे लिए अतीत में ज्ञान की वृद्धि कर रहा है, ठीक है। हम लोग जितना है दूर दूर तक हम पहुँच पा रहे हैं, ठीक है। अब तक जिसे अज्ञात क्षेत्र माना जाता था, हाँ, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है, ठीक है। जैसे उसको रिसर्च हो रहे हैं उस पर कि क्या था वहाँ, किस तरह था पहले का ज़माना, उसको हम स्रोत कैसे मिला हमको, खुदाई करके या किसी ऐसा कुछ माहौल जो होता है ना, पर्यावरण जैसे गुफा हो गया, ये सब हमको स्रोत है, ठीक है। या कुछ मिल गया हमको, कुछ अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ है, पट्टी वैसे जो बोलते हैं ना, पत्थरों पर लिखा हुआ है, तो उससे हम स्रोत मिलता है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें कि देखिए यहाँ पर पुरातत्व जो है हमारे अतीत में ज्ञान का वृद्धि जो कर रहा है। अब तक जिसे अज्ञात क्षेत्र माना जाता था उसका विज्ञान विश्लेषण हुआ है, ठीक है। स्रोत इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो स्रोत है, स्रोत जो सोर्स, देखिए सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। सोर्स आपका होगा तो बहुत दूर तक पहुँचे। देखिए ना आजकल जो है नौकरी करने के लिए देखिए और कोई पढ़ता भी नहीं है, एकदम साम जैसे तैसे ज़िंदगी मतलब 10th 12th सब काट लिया सब, ठीक है। और नौकरी भी रहती है, तो उनका क्या होता है, पक्का एक सोर्स होता है, ठीक है। सोर्स माने वहाँ पहुँच होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इसमें उन स्रोतों के आधार पर हम अपने अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। पुनर्निर्माण में क्या हुआ, फिर से इतिहास दोहराना, ठीक है। जैसे हमारे जो दादा थे परदादा थे, जैसे खेती बाड़ी करते थे या कोई बिजनेस करते थे, किस तरह से उनका अपना दिमाग जो लगाते थे, ठीक है, किस तरह से अपना जो उनका अस्तित्व क्या था, ठीक है। तो उनसे हम कुछ कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो इतिहास जो है दोबारा दोहराता है, ठीक है।
कहने का मतलब ये है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, क्यों क्यों दौड़ जाता है, कैसे दौड़ जाता है, ठीक है, एग्जाम्पल देकर बताइए, समझा कर उसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इतिहासकार लगातार स्रोतों की खोज पड़ताल और जैसे खोज पड़ताल कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, अन्वेषण, विश्लेषण, विचार एवं पूर्ण विचार करके अतीत जो है को जानने का काम करते हैं, ठीक है। किससे जगह देखिए यहाँ पर खोज पड़ताल, जो विश्लेषण, विचार जो है ना, ये सब करके, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में पुनर्निर्माण के लिए हमारे पास विभिन्न स्रोत हैं। मोटे तौर पर उन्हें दो मुख्य स्रोतों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। दो महत्वपूर्ण जो स्रोत है, देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए, पहला आपका है साहित्य, ठीक है, साहित्य, ठीक है, जैसे वेद, दूध, कुरान फुरान सब इसी में आएगा, ठीक है। तो और देखिए पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, इसको भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या उसमें स्थल या मुद्रा, पुरातत्व, ये सब बहुत सारे शिलालेख जो है वो सब मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए, पहला है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। देखिए, साहित्यिक स्रोत में क्या है आपका, देखिए साहित्यिक स्रोत में के अंतर्गत जो वैदिक है, बौद्ध, जैन है, साहित्यिक, महाकाव्य, पुराण, संगम साहित्य, प्राचीन जीवनिया, कविता, नाटक शामिल किए गए हैं। बहुत सारे इसमें नाटक है, कहानी है, जो पुराण है, कुरान जैसे होता है ना, कुरान मुस्लिम लोग की, तो इसे यहाँ पर हम लोग का पुराण, ठीक है, महाकाव्य या साहित्य से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्रोत कहा गया है साहित्य को, ठीक है। देखिए, यहाँ पुरातत्व के अंतर्गत जो है पुरातात्विक और अन्वेषणों, ठीक है, के उत्खनन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले पुराण लेखों, ठीक है, उसको खोज के दौरान जो मिल रहा है मुद्रा, ठीक है, स्थापन या पुरातात्विक अवशेषों को विचार करते हैं, ठीक है, वो जो है जैसे जो कोई लिखावट हुआ, ठीक है, तो वो सब या किसी पर लिखा हुआ है तो वो सब आपको एक इसका स्रोत हुआ, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है आपका साहित्य, और आपका ये हो गया दोनों, ये जो है आपका क्या हो गया, दोनों बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए, इसमें साहित्यिक स्रोतों के जो हम देख लिए स्रोत कौन कौन से हैं, दो ठो है। देखिए, अगला पर आप जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास में लिखित अभिलेखों के प्रधानता है। हालांकि मंदिर के अवशेष या सिक्के, घर में अवशेष, खंभों के गड्ढे, जो पोस्ट होलसेल होते हैं ना, वो मिट्टी के बर्तन, कोष्ठागार आदि के रूप में पुनर्वशेष के साक्ष्य एवं महत्वपूर्ण श्रेणी का गठन करते हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास के तीनों काल जो है प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक, अभी तो आधुनिक चल रहा है, मध्यकाल बीच की जो कहा गया है, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे अच्छी तरह से, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है। पुरातात्विक साक्ष्य उन अवधियों के लिए अपरिहार्य है जिनके पास कोई लेखन नहीं था। उदाहरण के लिए भारतीय इतिहास में प्रागैतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक काल स्रोतों के प्राथमिक एवं द्वितीय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। इन चीज़ों से हम क्या स्रोत पाते हैं अपने जो है प्राचीन काल का, ठीक है। तो देखिए, प्राचीन और मध्यकाल, आधुनिक काल में जो है पुरातात्विक जो साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे, ठीक है, पुरातत्व में क्या क्या है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्य उन अवधियों के लिए अपरिहार्य है जिनके पास कोई लेखन नहीं था, ठीक है, उस समय कोई लिखावट का कोई ऐसा चीज़ नहीं था जिससे कि हम वो लिख कर रख सके, ठीक है। ये जो हुआ आपका पुरातात्विक हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य जो है अपरिहार्य है, वो बोल दिया गया है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, एक भारतीय इतिहास का प्रागैतिहासिक एवं अर्ध ऐतिहासिक काल, जैसे देखिए, स्रोतों को प्राथमिक एवं द्वितीय के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। सभी पुरावेश मंदिर से मिले अभिलेखों और लिखित दस्तावेजों के रूप में तत्पल या तार के पत्ते या पंडरिया या खंभों, चट्टानों, तांबे, तसरी आदि शिलालेखों प्राथमिक स्रोत कहा जाता है, ठीक है। जैसे पहले जो लिखी रह जाती थी तो क्या उसको लिखा क्या जाता था, तार के पत्ते पर पांडुलिपि तरह अपने पांडुलिपि भाषा में लिखी जाती थी, ठीक है। वहाँ पर आपका मंदिर या उस दस्तावेज के रूप में जो है तालपत्र जो है, तालपत्र की तरह दस्तावेज का कागज़ का नहीं था तो उसको ऐसे ही मानते थे, ठीक है। ऐसे ही पताल के पत्तों पर अपने जो है पांडुलिपि जो भाषा है, जो बहुत पुरानी भाषा है उनसे, वो सब अब लिखी जाती थी, ठीक है। उसका स्रोत की खंभों, चट्टानों, तांबे, तस्करी, ये सब भी लिखे जाते हैं। तो ये क्या हुआ, प्राथमिक स्रोत हुआ, क्या हुआ इसमें
बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। प्राथमिक ये सब स्रोत है, ये सबसे ही स्रोत से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ये हुआ प्राथमिक स्रोत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए और देखिए द्वितीय स्रोत देखिए इतिहासकारों द्वारा उनका जो है उनका उपयोग लेख जो है किताबों जो लिखित इतिहास के किसी भी रूप को लिखने के लिए क्या आता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब इतिहास का जो है उनका उपयोग लेख है, इन इतिहासकारों के द्वारा जो है उनका जो है लेख हुआ, किताब में लिखित हुआ है। इतिहास किसी भी रूप के लिए भी जो रूप को लिखने के लिए बहुत किया जाता था, ठीक है। जो शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता था, ठीक है। जो शोधकर्ता थे उनका, ये हुआ आपका द्वितीय शोध, ठीक है। ठीक है, क्या हुआ आपका द्वितीय शोध हुआ, ठीक है। देखिए शिलालेख जो है, देखिए पांडुलिपि शिलालेख हुआ है, वो प्रकाशित सामग्री हुआ, ठीक है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा। देखिए पहला आ गया आपका इम्पोर्टेंट जो है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करते समय कुछ प्रश्नों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए उनकी रचना क्यों और किसके लिए की गई है, ये आपको देखना है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। उनका सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ क्या था। एक ग्रंथ एक आदर्श प्रतिनिधित्व कर सकता है और उस समय जो हो रहा है उनका सटीक विवरण शायद नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए जब कोई ऐतिहासिक जानकारी के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन कर रहा है तो महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उपिंदर सिंह ने कहा है, जो लेखक हैं, कि यदि एक विशेष अवधि में ग्रंथ की रचना की गई तो ऐतिहासिक स्रोतों में उनका उपयोग बहुत ही जो है समस्यापूर्ण है। हालांकि ये जो है बहुत ही लंबे समय तक चलती है तो इनका काल निर्धारण करना अधिक जटिल हो जाता है, ठीक है। जो साहित्यिक स्रोत है बहुत ही जटिल होता है उनका पता लगाना, ठीक है, कहाँ से किस तरह से आया। उदाहरण के लिए देखिए महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य में से एक महाभारत को एक विशिष्ट जो है, ठीक है, एक महाभारत देखिए यहाँ पर जो महाकाव्य है विशिष्ट, ठीक है, समय में ग्रंथ के रूप में जो देखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। थोड़ा मुश्किल है। ऐसे मामलों में इतिहासकार को विभिन्न कालानुक्रमिक परतों को विश्लेषण करना पड़ता है, बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, उसकी खोज करना पड़ता है, ठीक है। गंभीर रूप से विभिन्न परिधानों एवं परीक्षों को देखना होता है, ठीक है। उसका बहुत बढ़िया से रिसर्च करना पड़ता है, किस ग्रंथ की भाषा शैली क्या है, सामग्री क्या विशेषता क्या है, विश्लेषण क्या है, ठीक है, विश्लेषण क्या है, इसको हम देखना पड़ता है, ठीक है। जिससे देखिए रामायण और, ठीक है, रामायण महाभारत दोनों महाकाव्य महत्वपूर्ण संस्करण बनाए गए हैं, ठीक है। जहाँ ग्रंथों के विभिन्न पांडुलिपियों और क्या विश्लेषण किया गया है, उनके लिए मूल को पहचानने का प्रयास किया गया है, ठीक है, उनको जानने का प्रयास किया गया है। और इस तरह से उपकर्मों के इतिहास में काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। जो ऐतिहासिक स्रोत जो है जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, काव्य हुआ, ठीक है, तो उनसे हमें बहुत ही पहले की हमें जानकारी मिलती है। उससे एक स्रोत होता है कि कैसे पहले जो है जो ईस्वी थी पहले देवलोक की कैसे कैसे किस तरह से हुई, ठीक है, उसमें हमें जानकारी मिलती है इतिहास से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्राचीन भारतीय साहित्य विश्वसनीयता को लेकर बहुत बहस हुई है, ठीक है। चूँकि अधिकांश जो है प्राचीन भारतीय साहित्य के प्राकृतिक धार्मिक है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर आपका इसमें वैदिक दिया हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर वैदिक, उत्तर वैदिक, पुराण, महाकाव्य आदि साहित्य आदि, ठीक है, ये सब जो है बहुत ही जो है क्या है साहित्य के धार्मिक है, धार्मिक स्रोत है, ठीक है। कुछ विद्वानों ने दावा किया है कि प्राचीन भारतीयों के पास इतिहास की भावना ही नहीं, शुरुआती पश्चिमी विद्वानों को लेकर जो है कालक्रम एवं साक्ष्य एवं साफ सुथरी कथा भारतीय ग्रंथों की तारीख की तलाश थी, ठीक है। देखिए इस तरह भी देखिएगा आप, प्राचीन भारत में जो लिखित परंपरा के विपरीत एक मजबूत मौखिक परंपरा थी, ठीक है। तो पहले लिखित कम होते थे, जो है मौखिक ज़्यादा होते थे, ठीक है। पहले की जो प्राचीन इतिहास जो है भारत का उसमें, ठीक है, इसमें हमें ऐतिहासिक चेतना जो है झलकती है, वह एक स्थापित चेतना जिसका विश्लेषण किया जाना मुश्किल था, ठीक है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एक और पैराग्राफ। हमें चीनी तीर्थयात्री हवनसांग ने लेखक से पता चलता है कि भारत के प्रत्येक राज्य के पास आधिकारिक रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए अपने स्वयं को अधिकारी और विभाग थे। ठीक है, उनका सब रख रखाव करने के लिए उसका व्यवस्था किया गया था। ठीक है, जो महत्वपूर्ण घटनाओं सहित राज्य के विभिन्न पहलुओं का लेखा जोखा रखते थे। ठीक है, उसके बाद यह प्रथा लंबे समय तक जारी रही, जैसा कि बड़ी संख्या में भूमि अनुदानों एवं स्थानीय ऐतिहासिक लेखों को देखा जा सकता है। ठीक है, जो राजाओं, वंशावली और कई पुण्य कार्यों को प्रकाशित करते हैं। चूँकि अधिकांश जो है प्रारंभिक भारतीय इतिहास में जैसे धर्म, ब्रह्मांड, विज्ञान, जादू, अनुष्ठान, प्रार्थना और पौराणिक कथाओं से भरा पड़ा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए किस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो साहित्यिक स्रोत, ठीक है, कि जितने भी ग्रंथ वंथ सब हैं, सब कुछ। ठीक है, ब्रह्मांड में विज्ञान, अनुष्ठान सबको लेकर। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी रचना और संकलन अवधि एवं व्यापक अंतर होता है। ठीक है, जो रचना की है उसका संकलन करना, उसका विश्लेषण करना बहुत ही क्या उसमें बड़ी जटिल समस्या होती है। ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी रचना और संकलन जो है की है अवधि का जो है बहुत अंतर है, व्यापक अंतर है। ठीक है, आगे देखिएगा, वे ईश्वर, ममीषा जैसे विषयों में संबंध रखते थे, इसलिए उन्हें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से सामना मुश्किल है। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण शास्त्र, साहित्यिक सूत्र और पुराण आदि मोटे तौर पर धार्मिक विषयों को संबंधित है। ठीक है, हालांकि इन समस्या सीमाओं में बावजूद ऐसे ग्रंथों को अतीत को समझने के लिए फलदायी रूप से इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए किस तरह से शास्त्र, जो ब्रह्मांड, साहित्य, पुराण, जो ये सब से हैं, बहुत जो है साहित्यिक स्रोत है, बड़े बड़े इनके हमारे प्राचीन जो है भारत के विषय में हम जानने को मिलता है। ठीक है, और आगे हम जैसे हम लोग पढ़े यहाँ पर इधर साहित्यिक स्रोत में कि यहाँ पर देखिए महाभारत, जो महाकाव्य है, महाभारत, रामायण और उपन्यास, ये सब जो है हमारे जो स्रोत जो है स्रोत को दर्शाते हैं। इनसे ही हम अपने प्राचीन भारत को हम अच्छी तरह से जान पाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका साहित्यिक स्रोत। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में देखिए आपका एक आएगा वैदिक साहित्य। ठीक है, उसमें ही एक पॉइंट है आपका, देखिए यहाँ पर वैदिक स्रोत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैदिक स्रोत। तो इसको आज हम रख देते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए हम इतना ही रख देते हैं। ठीक है, और चलिए आज के लिए इतना ही रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखिए हम क्या पढ़ेंगे, जो इतिहास के जो स्रोत है, प्राचीन भारतीय के जो स्रोत जो है, जो आगे हम क्या करेंगे, विभिन्न जो है अलग अलग जो है क्या बोलते हैं उसको, श्रेणियाँ जो हैं अलग अलग जो हैं पॉइंट वाइज, वैदिक सभ्यता, और आगे आप देख सकते हैं इधर में सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद, जितने भी वेद हैं इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यजुर्वेद है। ठीक है, और वेदों के अंग क्या क्या है उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रह देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे, और जो भी BAG कोर्स के जो है छात्र हैं वो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़े, अच्छे से पढ़े। ठीक है, ये दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं, आज तक इतना ही। जय हिंद।